नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विदेशी सामान के बहिष्कार के जो नारे दिए जा रहे हैं या फिर चाइना बायकॉट का जो एक ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पे, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? क्या हमने इसको चुनौती माना है या फिर ये पानी पर आया हुआ एक बुलबुला साबित होगा? अब इसके बारे में मैं एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, जो 400 साल पहले शुरू होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हमारे देश में दस्तक दी तो सबसे पहले उसने फैक्ट्रियाँ लगाई, बिजनेस स्टार्ट किए राजाओं से या फिर जो भी रियासतें थी उनके साथ, उनको विश्वास में लिया, उनको रिश्वतें दी या जो भी दिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपना एक बिजनेस, एक अपना सब कुछ जो स्ट्रक्चर था वो खड़ा कर लिया। और आज जो स्थिति ये है कि जो चाइना ने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है वो कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, टेक्निकल है, बजाय कि ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब आपको एक कहानी मैं सुना दूं एक छोटी सी, जिसमें एक हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है सैकड़ों फीट ऊंचाई के ऊपर, और उसमें जो सवारियां हैं या फिर पायलट है उसको कोई आके ये बता दे उनके कान में कि भैया ये जो हवाई जहाज है ये विदेशी निर्मित है, जो ये इसमें सामान लगा, जो टेक्निकल जो पुर्जे लगे हैं या जो भी जो कप जिसमें आप पानी पी रहे हैं, जो प्लेट जिसमें आप खाना खा रहे हैं, इस हवाई जहाज में बैठ के सब कुछ विदेशी है। तो क्या वो पायलट या फिर जो उसमें बैठी हुई सवारियां अगर उस हवाई जहाज में से हवा में से ही कूद जाएं ये कहते हुए कि हमें विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, तो वो क्या एक दिमाग वाली बात होगी या उसमें कुछ बुद्धिमत्ता है? जो ब्रिटेन था उस वक्त, तो उसने हमारे देश पे शासन किया और हमने करीबन 200 से लेकर 400 साल तक संघर्ष किया। हमारे लाखों करोड़ों की संख्या में शहीद हो गए, तब जाके हमें उनसे मुक्ति मिली। लेकिन वो जो मुक्ति मिली उस वक्त सिर्फ अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए, लेकिन जो पीछे छोड़ गए एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर करप्शन से भरा हुआ, जिसमें विदेशी लोग तो अपना बिजनेस हमारे देश में स्थापित कर सकते हैं, फूल सकते हैं, लेकिन हमारे देश का अगर कोई आम नागरिक हमारे ही देश में अगर बिजनेस या व्यापार या फैक्ट्री लगाने की सोचेगा तो हो सकता है वो बापू अन्ना हजारे बन जाए या दशरथ मांझी की तरह पहाड़ को सीना चीर के एक रास्ता बना दे, या फिर क्रांतिवीर भगत सिंह जरूर बन जाएगा, लेकिन वो सक्सेसफुली ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। अब बात को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो आश्रित हो चुके हैं, उसके बारे में एक एक करके सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। अब डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दवाई आप ब्लड प्रेशर की लेते हैं या दिल की बीमारियों की लेते हैं, शुगर की लेते हैं, या एंटीबायोटिक्स जो आपको डायरिया, डिसेंट्री या कुछ भी बीमारी हो जाती है, फेफड़ों की हो जाती है, चाहे वो कोरोना की ही दवाइयाँ क्यों ना हो, हमारी 70% तक जो दवाइयाँ हैं वो चाइना मेड होती हैं, चाइना से आती हैं। और बहुत सारे जो मेडिकल में उपकरण यूज होते हैं, चाहे सर्जरी के उपकरण हैं या फिर जो प्लास्टिक का सामान हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी हद तक चाइना, मेड इन चाइना होता है। अब अगली बात आती है जो बिजली हम यूज़ करते हैं, चाहे वो ज़मीन में से पानी निकालने के लिए या हमारे घरों तक पानी आता है, या बिजली के जो उपकरण चलते हैं, और जो बिजली के ऊपर ही हम सब कुछ जो हमारा आज का जो जीवन है वो आश्रित होता है। तो उस बिजली के जो पावर प्लांट जो हमने इस्टेब्लिश कर रखे हैं पूरे देश में, वो करीबन 60% तक, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है चाहे वो मशीनरी है, सारे के सारे पावर प्लांट्स हैं, लगभग हमारा जो 60% जो उसका हिस्सा है वो मेड इन चाइना होता है, या फिर चाइना के ऊपर हम आश्रित होते हैं। अब अगली बात आती है हमारे रसोई घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है, जो उपकरण है, जो लाइटें हैं, या हमारे बेडरूम में इस्तेमाल होने वाले एलसीडी हैं, एलईडी हैं, टेलीविज़न है, या तरह तरह के बिजली के जो उपकरण हैं, वो ज़्यादा तकरीबन 60% से लेकर 70% तक मेड इन चाइना होते हैं। चाहे उसके पार्ट्स हों, चाहे उसकी टेक्नोलॉजी हो, वो चाइना एक अकेले देश पर ही आश्रित कर रहे हैं। बाकी देशों की तो आप बात अभी छोड़ दीजिए।
अब बात आती है स्कूल कॉलेजों में इस्तेमाल होने वाले जो स्टेशनरी होती है, जो सामान होता है, वो काफ़ी हद तकरीबन 70 से लेकर 90% तक मेड इन चाइना होता है। जो प्रोजेक्ट्स आजकल आपके बच्चे बना रहे होते हैं स्कूलों में या कॉलेजों में, जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो मेड इन चाइना हैं। अब एक बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो नाम तो इंग्लिस्तानी है और जो मूर्ति स्थापित की गई हमारे सरदार पटेल की, उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो मेड इन चाइना है। चाइना की कंपनी ने ही बना के दिया। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, लैपटॉप की, टैब्स की, जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी सालों से, वो 70% तक मेड इन चाइना होते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जो यूएस की कंपनी एप्पल है वो भी अपना काफ़ी हद तक सामान है चाइना में ही बनवाती है। अब बात करेंगे हमारी दूरदृष्टि वाला जो सोलर एनर्जी है, जो सूर्य की जो रोशनी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके 78% जो सामान है वो सिर्फ मेड इन चाइना है। चाइना अकेला जो कंट्री है, बाकी अलग अलग कंट्रियों से भी आ रहा है सामान, लेकिन अकेले चाइना से 78% सामान चाइना से आ रहा है सोलर प्लांट्स के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं खेती बाड़ी की, जो हमारा एक प्राचीन सबसे काम रहा है, धंधा रहा है। उसके जो ज़्यादातर उपकरण हैं या फिर जो खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद है, केमिकल हैं, पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, वो 80% से लेकर के 90% तक मेड इन चाइना हैं। और हम पूरी तरह से चाइना पर ही डिपेंड कर गए हैं। खेती बाड़ी के अलावा दोस्तों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो तरह तरह के रसायन या फाइबर बनाने के लिए, तो वो भी जो ज़्यादातर हिस्सा होता है दोस्तों, वो जो रसायन सारे के सारे चाइना से आ रहे हैं आज के दिन। अब बात करते हैं रक्षा प्रणाली में जो भी उपकरण इस्तेमाल करते हैं, या जो फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि सुखोई है, मिराज है, रफाल है, मिग-21 था हमारे देश में, या फिर रडार टेक्नोलॉजी है, या फिर जो पनडुब्बियाँ, जो न्यूक्लियर पावर है, जो वेपन्स हम इस्तेमाल करते हैं, वे भी ज़्यादातर विदेशी हैं, अलग अलग देशों से खरीदे गए हैं। तो हमारे देश में ऐसा क्या ग्रहण लगा हुआ है कि हर चीज़ विदेशी है, चाहे सुई से लेके जहाज़ तक विदेशी है। तो ऐसा क्या कारण है कि हम सब कुछ हर चीज़ के लिए, चाहे प्लास्टिक का सामान है, चाहे स्टेशनरी है, चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है या दवाइयाँ हैं, सब के लिए हम विदेशों पर आश्रित क्यों हो चुके हैं? ऐसा कौन सा एक पॉइंट है, एक ऐसा कौन सा लूप होल है जिसकी वजह से विदेशी लोग तो आराम से हमारे साथ बिजनेस कर जाते हैं, अपना सामान हमारे देश में आके बेच जाते हैं, जबकि हमारे ही देशवासियों को अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच में रह के एक छोटे से छोटा बिजनेस या छोटे से छोटे इंडस्ट्री या फिर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी इक्विपमेंट उसको पैदा करने के लिए, उसको बेचने के लिए, या फिर उसके लिए जो भी लाइसेंसिंग जो अथॉरिटीज होती हैं उनको टैकल करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है कि वो फिर जीरो हो जाता है, वो यहाँ पे बना ही नहीं पाता ऐसी चीज़ें। और उसके बाद हमारी जो जनता है, हमारे जो नागरिक हैं, उनको हर चीज़ के लिए दूसरे देशों पे आश्रित रहना पड़ता है। दोस्तों ऐसा क्या कारण है कि हमारे जो इंजीनियर हैं वो बेरोजगार हैं? लाखों की संख्या में इंजीनियर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं नौकरी की तलाशों में, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पाती। और जो उनके जो कॉलेज थे इंजीनियरिंग, वो भी बंद हो चुके हैं। और ऐसा क्या कारण है कि जो ही हम अपने देश की सीमाएं लांघ कर दूसरे देश में चले जाते हैं, चाहे वो नौकरी की तलाश में, चाहे वो टेक्निकल नौकरी है या कोई मेडिकल फील्ड की कोई नौकरी है, तो वो वहाँ पे जाते ही एक वो पहली रैंक पे आ जाता है। कोई काम करेगा, कोई धंधा करेगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्राइस मिलता है, उसको वैल्यू मिलती है, उसकी वहाँ पे इज्जत होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिसको कि हमारे देश में नौकरी तक नहीं दी गई, और उसको जो अपना आरएनए और डीएनए जो न्यूक्लिक जो एसिड्स होते हैं उनकी डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ तक मिला दूसरे देश में जाने के बाद। तो ऐसा अब कोई बोलता है कि पॉपुलेशन हमारी समस्या है। दोस्तों पॉपुलेशन तो जब से पैदा होती है हमारे देश में, दोनों हाथों से पुरजोर मेहनत करती है पूरी उम्र,
और उस पॉपुलेशन में से बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर्स या फिर जो हमारे सॉफ्टवेयर के लोग हैं या हार्डवेयर के जो लोग हैं उनको दूसरे देशों में जाना पड़ता है अपनी योग्यता साबित करने के लिए। ऐसा कौन सी समस्या आ चुकी है हमारे देश में, हमारी पॉलिसीज़ में, हमारे जो एक स्ट्रक्चर है हमारे देश के, कि कोई भी यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर पाता, उसको करने नहीं दिया जाता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम जीरो साबित क्यों हो रहे हैं? दोस्तों ये बात भी सुनिए कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर यूएसए में या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अगर आप वहाँ का पूरा डाटा देखेंगे, टेक्निकल और जो मेडिकल फील्ड के जो ज़्यादातर एक्सपर्ट हैं जो विदेशों से आए हैं उनके देशों में, तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का होता है, किसी अन्य देश का नहीं होता है। तो वहाँ पर जाते ही हमारे लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं और जो ही वे लोग हमारी सीमाओं के अंदर आते हैं तो वे लोग इतने डंप और निकम्मे कैसे साबित हो जाते हैं, या फिर एक ऐसी प्रणाली हमारे ऊपर लागू है कि वो उनको निकम्मा या फिर मजबूर या फिर बिल्कुल न्यूट्रल होने पे मजबूर कर देती है। तो दोस्तों चाइना बायकॉट का जो नारा है, क्या हम उसको चुनौती ले पाएंगे ऐसी परिस्थितियों में? और मुझे तो दोस्तों ये लगता है कि जो ब्रिटिश कालीन जो एक प्रणाली, जो एक स्टेनलेस स्टील का एक जो स्ट्रक्चर करप्शन का हमारे देश में घुस चुका है, वो हमारे ही लोगों को दबा देता है, हमारी जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनको दबा देता है। क्योंकि हमारे देश में किसी भी डिपार्टमेंट का जो एक हेड होता है वो नॉन टेक्निकल हेड होता है। मतलब कि जैसे कि हेल्थ का डिपार्टमेंट है या एजुकेशन का डिपार्टमेंट है या आप इंजीनियरिंग का कोई डिपार्टमेंट लगाइए या डिफेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट लगाइए, अगर आप उसके चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे तो जो डिसीजन मेकिंग जो जहाँ पर जाकर होती है, जहाँ पर जाके बजट को डिसाइड किया जाता है, वो एक नॉन टेक्निकल हेड होता है, वो एक्सपर्ट नहीं होता है, जो कि ब्रिटिश लोगों ने अपने जो प्रणाली है, अपने देश की जो शासन था हमारे ऊपर कायम करने के लिए लगाया था, वो आज तक एज इट इज़ उन लोगों के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। भले ही ब्रिटिश लोग तो चले गए, चमड़े का रंग तो बदल गया, लेकिन उनकी जो कार्य करने का जो रंग ढंग था, रूप था, वो ज्यों का तो बना हुआ है। जब तक हम उस प्रणाली को नहीं बदलेंगे तब तक हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों, कोई चीन हो या चीन जैसी और 50 देश हो, वे हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारा दुश्मन एक ही है, वो है हमारे ही देश का जो एक सिस्टम है जो करप्शन का, और करप्शन का जो सिस्टम है जो कि हमने ब्रिटिश टाइम से एक्वायर कर लिया है। जैसे आप देखेंगे कि कोरोना को रोकने के लिए भी हमने 123 साल पुराना कानून लागू किया हमारे देश में। आप देखेंगे कि 123 साल पहले तो हमारे देश का नाम तक नहीं था, एक बहुत बड़ा देश था ये, उसमें से 123 साल पुराना कानून कैसे आज 2020 में लागू हो गया या हो सकता है, ये आपको सोचना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी जो प्रणाली थी जो ब्रिटिश लोग छोड़कर चले गए, जिसके परिणाम हम हर जगह भुगतते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारा दुश्मन हमारी वो प्रणाली है जो ब्रिटिश लोग छोड़कर चले गए। चमड़े का रंग तो बदल गया, लेकिन एज इट इज़ हमने उसको एक्वायर कर लिया, अडेप्ट कर लिया, और उसी के ऊपर चल के आज हम चाहते हैं कि हम चाइना से ऊपर निकल जाएं, फ्रांस से ऊपर निकल जाएं या यूएसए से ऊपर निकल जाएं। क्योंकि आप देखेंगे एक समय तो ऐसा था जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के ऊपर भी बरतानी लोगों का राज था, ब्रिटिश जो शासन था उनके ऊपर। लेकिन जो ही ब्रिटिश शासन से वे मुक्त हुए, आज़ाद हुए, उन्होंने उसमें हजार तरह के बदलाव किए और उनकी जो शासन प्रणाली थी सबसे पहले उसी को बदला। उसके बाद ही ये देश आज अपने विकास की चरम सीमा पर हैं और हम आज भी उन्हीं देशों के ऊपर आश्रित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चाइना बायकॉट का नारा है, ये पानी पर बना हुआ एक बुलबुला साबित होगा, या एक सफ़ेद झूठ ही कहलाएगा, या फिर बिल्कुल एक ड्रीम बना रहेगा, एक सपना बना रहेगा, जब तक कि हम अपनी जो उस कमी या फिर उस प्रणाली को जब तक नहीं सुधारेंगे। तो ये कुछ महीनों में भूलने वाला एक नारा बन के रह जाएगा। हो सकता है ये किसी को
चुनाव में तो काम आ जाए, लेकिन देश के काम कभी नहीं आने वाला। ये हो सकता है दोस्तों कि हम एक चाइना को नज़रअंदाज करने के चक्कर में ऐसा ना करें कि 50 चाइना और पाल ले हमारे देश में, और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसकी वो हालत ना हो जाए जो कोरोना काल में हमारे मजदूरों की हुई थी, जो न घर के रहे थे न घाट के रहे थे।